नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। मुश्किल में फंसे तेजस्वी और तेज प्रताप, दलित नेता शक्ति मलिक की हत्या के आरोप में दर्ज हुई एफआईआर। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप की मुश्किलें बढ़ गई है। दोनों भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। दोनों भाइयों पर अपनी ही पार्टी के दलित नेता शक्ति मलिक की हत्या का आरोप लगा है। मलिक की पत्नी ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। रविवार को पूर्णिया के मुर्गी फार्म रोड स्थित शक्ति मलिक के घर में घुसकर अज्ञात अपराधियों ने मलिक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। एफआईआर में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव, कालू पासवान, अलीन शाह, सुनीति देवी, मनोज पासवान को भी नामजद आरोपी बनाया गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, इस महामारी में लापरवाही की वजह से जिनकी जान गई है उन्हें महाराष्ट्र सरकार दे मुआवजा। जी हां दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र सरकार को इस महामारी में लापरवाही की वजह से जान गंवाने वालों के परिवार को मुआवजा देना चाहिए। ये जनहित याचिका भारतीय जनता पार्टी के विधायक आशीष शेलार ने दाखिल की है। आशीष ने अपनी याचिका में ऐसे 11 घटनाओं का जिक्र किया था जिसमें अस्पताल प्रशासन द्वारा इस महामारी के मृतकों के पार्थिव शरीर का उचित तरीके से प्रबंधन नहीं किया गया। इस पर फैसला देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को मार्च में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश का हवाला दिया। साथ ही 16 सितंबर को कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का भी जिक्र किया गया। कोर्ट ने आशीष शेलार द्वारा बताई गई 11 घटनाओं के संबंध में राज्य सरकार को आगामी 4 नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। युवाओं के रोजगार के लिए योगी सरकार का मेगा प्लान, 4.5 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के निर्देश पर योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख नए जन सेवा केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। योगी सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 3 से 4.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। एक जन सेवा केंद्र पर तकरीबन 3 से 4 लोग काम करते हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार जन सेवा केंद्र के संचालकों की आय बढ़ाने के लिए प्रति ट्रांजेक्शन 4 रुपए की जगह 11 रुपए करने का फैसला किया है। सीएससी देश के सभी राज्यों में पीपीपी मॉडल पर काम करती है। जन सेवा केंद्रों पर कई तरह के काम किए जाते हैं। अगर आप भी जन सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो आपको कुछ जरूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद इसका लाइसेंस मिल जाएगा। इसके लिए आपको एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी मुलायम सिंह यादव का निधन। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। वे 92 वर्ष के थे। मुलायम सिंह यादव ने अपने आवास पर आखिरी सांस ली। उनकी मौत शनिवार रात को हुई थी। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी थे। वे साल 1949 में पहली बार सरपंच बने थे और जीवन भर सक्रिय राजनीति में रहे। हालांकि पिछले काफी समय से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश में निजीकरण के खिलाफ बिजली विभाग के 15 लाख कर्मचारी हड़ताल पर। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बिजली वितरण कंपनी पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में बिजली विभाग के 15 लाख कर्मचारी सोमवार को एक दिन की हड़ताल पर रहे। इन कर्मचारियों में जूनियर इंजीनियर, उप विभागीय अधिकारी, कार्य इंजीनियर और अधीक्षक अभियंता शामिल हैं। बिजली कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि केंद्र ने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो अनिश्चित काल के लिए काम का बहिष्कार किया जाएगा। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के जिला संयोजक अवधेश कुमार ने रविवार को कहा है कि बिजली क्षेत्र के निजीकरण के विरोध में सोमवार को सुबह से शाम तक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और यदि मांग पूरी नहीं हुई तो हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। कर्नाटक कांग्रेस लीडर डीके शिव कुमार के 14 ठिकानों पर सीबीआई के छापे। एजेंसी ने 50 लाख रुपए कैश किए जब्त।
जी हां दोस्तों, सीबीआई ने सोमवार को कर्नाटक कांग्रेस लीडर डीके शिव कुमार और उनके भाई के 14 ठिकानों पर छापा मारा है। देश भर में मारे गए छापों में डीके शिव कुमार और उनके भाई डीके सुरेश से जुड़े व्यवसायिक ठिकानों और उनका घर भी शामिल है। सीबीआई ने यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के मामले में की है। एजेंसी ने 50 लाख केस जब्त किया है। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बदली रणनीति, तय नहीं मौजूदा विधायकों का भी टिकट। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम को लेकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर मंथन हुआ। पार्टी प्रत्याशियों को लेकर हुई अहम बैठक में बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस, बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल, नित्यानंद राय, प्रेम कुमार, अमित शाह, राधा मोहन और बीएल संतोष भी मौजूद रहे। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक आरजेडी और अन्य दलों के प्रत्याशियों की पहली सूची के ऐलान के बाद बीजेपी की सूची में मौजूदा मंत्रियों या विधायकों के बेटों को टिकट दिए जाने की संभावना कम हो गई है। मौजूदा बीजेपी विधायकों में से 4-5 विधायकों का टिकट भी काटा जा चुका है। वहीं लगभग 50 मौजूदा विधायकों को फिर से पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। संगठन से जुड़े कुछ नए चेहरों को भी उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। हाथरस केस में जयंत चौधरी और रावण समेत 400 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जी हां दोस्तों, हाथरस मामले में पीड़ित परिवार के घर जाने के क्रम में भीड़ इकट्ठी करने और महामारी एक्ट के उल्लंघन के आरोप में आरएलडी नेता जयंत चौधरी और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। स्थानीय पुलिस ने इनके 400 से ज्यादा समर्थकों पर भी एफआईआर दर्ज की है। हाथरस जिले में हंगामा रोकने के लिए पूरे जिले भर में धारा 144 लागू है। इसके बावजूद आरएलडी नेता जयंत चौधरी और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रविवार को पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। उनके साथ उनके सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद थे। हालांकि वहां पहुंचने से पहले पुलिस और कार्यकर्ताओं की भिड़ंत भी हो गई। इस दौरान लाठीचार्ज तक करना पड़ा। फिलहाल प्रशासन ने नियम तोड़ने के चलते जयंत चौधरी और चंद्रशेखर समेत सैकड़ों लोगों पर केस दर्ज किया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 2 कानूनों में संशोधन की योजना बना रही है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि केंद्र सरकार भारतीय दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में संशोधन लाने का मन बना रही है। अंबरपेट विधानसभा क्षेत्र में 280 सीसीटीवी नेटवर्क के इनॉग्रेशन को पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि हम आईपीसी और सीआरपीसी में संशोधन पर विचार कर रहे हैं। इस पर सुझाव भी मांगे गए हैं। साथ ही एक सवाल के जवाब में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के बारे में उन्होंने कहा है कि यह विश्वविद्यालय देश के पुलिस तंत्र के कामकाज में अहम बदलाव लाएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। एलएसी पर तनाव के बीच पहली बार आमने सामने होंगे पीएम मोदी और जिनपिंग। जी हां दोस्तों, लद्दाख में एलएसी पर चीन से तनातनी के बीच खबर है कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक दूसरे का आमना सामना करेंगे। दोनों देशों के प्रधान 19 नवंबर 2020 को होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में फेस टू फेस मिलेंगे। हालांकि दोनों शक्तिशाली नेताओं की यह मुलाकात वर्चुअल यानी ऑनलाइन होगी। साल 2014 से पीएम मोदी और जिनपिंग अब तक 18 बार एक दूसरे से मिल चुके हैं। इन 18 मुलाकातों में से 2 अनौपचारिक शिखर सम्मेलन भी शामिल हैं। एक औपचारिक शिखर सम्मेलन साल 2018 में वुहान में हुआ था और दूसरा 2019 में मामल्लपुरम में आयोजित किया था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। रेलवे फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों में वसूलेगा 30% ज्यादा किराया। चलाई जाएंगी 100 से ज्यादा विशेष ट्रेनें। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे इस संकट के बीच हर दिन यात्री सुविधाओं के लिए कुछ न कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है। इसी क्रम में रेलवे ने दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के मौके पर मांग को पूरा करने के लिए 100 से ज्यादा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। भारतीय रेलवे के मुताबिक ये स्पेशल ट्रेनें नवरात्रा के बीच 20 अक्टूबर से दीपावली व छठ के बाद 30 नवंबर तक चलाई जाएंगी। हालांकि रेलवे इन फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों में सफर करने वालों से सामान्य से ज्यादा किराया वसूलेगा।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के देश प्रदेश के मौसम समाचार। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर भारत में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम और 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं बिहार, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बाकी हिस्सों, तटीय कर्नाटक और कोंकण गोवा में भी 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। वहीं तमिलनाडु, केरल और विदर्भ में हल्की वर्षा उपेक्षित है, जबकि देश के बाकी सभी हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क और साफ बना रहेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सराफा बाजार में फिर सस्ता हुआ 10 ग्राम सोना, चांदी के भाव में भी बड़ी गिरावट। जी हां दोस्तों, सोने की कीमतों में एक बार फिर गिरावट देखने को मिली है। दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने के भाव में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। वहीं चांदी के भाव और गिर गए हैं। सोमवार को सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 389 रुपए टूटकर 51,192 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा, जबकि पिछले कारोबारी दिन सोना 51,581 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं बात करें चांदी की, तो सोमवार को मांग कमजोर रहने से 545 रुपए घटकर 60,600 रुपए प्रति किलोग्राम रह गया। हाजिर बाजार में मांग कमजोर रहने से वायदा बाजार में भी सटोरियों की बिकवाली का जोर रहा, जिससे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में चांदी दिसंबर वायदा अनुबंध 545 रुपए यानी 0.89% गिरकर 60,600 रुपए प्रति किलो रह गई। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए 20,000 करोड़ रुपए देगी केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की 42वीं बैठक हुई। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की गई। इस बैठक में राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति के मुद्दों पर मंथन किया गया। हालांकि बैठक में कई मुद्दों को लेकर राज्यों के बीच आपस में कोई सहमति नहीं बन सकी। कलेक्शन में कमी और राज्यों की क्षतिपूर्ति पर आगे और विचार विमर्श के लिए परिषद की अगली बैठक 12 अक्टूबर को होगी। दिन भर चली बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए वित्त मंत्री ने बैठक के फैसलों से अवगत कराया। वित्त मंत्री ने कहा है कि आज की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। उन्होंने बताया कि इस साल 20,000 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति उपकर इकट्ठा की गई है। इसे राज्यों को वितरित किया जाएगा और यह काम आज ही पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जीएसटी परिषद ने जून 2022 के बाद भी क्षतिपूर्ति उपकर जारी रखने का निर्णय किया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पीपीएफ और एसएसवाई जैसी बचत योजनाओं में खाता खुलवाना अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी हुआ आसान, बदल गया है नियम। जी हां दोस्तों, डाक विभाग ने अब ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि अकाउंट और दूसरी डाक बचत योजनाओं में निवेश करना आसान बना दिया है। डाक विभाग ने कम्युनिकेशन में कहा है कि उसे कई जगहों से निकासी फॉर्म के माध्यम से खाता खोलने और आगामी जमा करने की अनुमति के लिए रिक्वेस्ट आ रही है, क्योंकि जीडीएस ब्रांच पोस्ट ऑफिसों में कई जमाकर्ताओं के पास उनके पोस्ट ऑफिस बचत खाते में चेक सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में डाक विभाग ने जीडीएस ब्रांच पोस्ट ऑफिसों में नया खाता खुलवाने और आगामी जमा के लिए बचत पासबुक के साथ ही निकासी फॉर्म स्वीकार करने की भी अनुमति देने का निर्णय लिया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बैंक खातों में सेंध लगाने वाले इन 34 ऐप्स को गूगल ने कर दिया है बैन। जी हां दोस्तों, मोबाइल ऐप्स के जरिए अपने बैंक खातों में सेंध लगाने वाले 34 ऐप्स को गूगल ने बैन कर दिया है। पिछले 2 महीनों के बीच इन सभी ऐप्स में एक खास तरीके का मेलवेयर डिटेक्ट किया गया है। ये गूगल की सुरक्षा तक को चकमा देकर आपके बैंक खाते से चुपचाप पैसे निकाल रहे हैं। अंग्रेजी वेबसाइट indianexpress.com के मुताबिक गूगल ने जुलाई से सितंबर के बीच जोकवर मेलवेयर संक्रमित 24 वेबसाइटों को बैन कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक जोकर मेलवेयर एक तरफ का कोड है जो एंड्रॉयड फोन्स को टारगेट करता है। कैलिफोर्निया की एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी स्केलर ने इस नए जोकर मेलवेयर को पकड़ा है। कंपनी ने यूजर से कहा है कि अगर आपके मोबाइल में ये 34 ऐप्स में से कोई एक भी है तो तुरंत अनइंस्टॉल कर दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 39,000 के करीब बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी भी 11,500 के पार। जी हां दोस्तों, आज हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में बीएसई का सेंसेक्स 276.65 अंक मजबूत होकर 38,973.70 और निफ्टी
NSE 86.40 अंक की बढ़त के साथ 11,503.35 अंक पर बंद हुआ। एशियाई बाजारों में सकारात्मक संकेत मिलने पर सोमवार को बंबई स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में कारोबार की शुरुआत मजबूती के साथ हुई। BSE सेंसेक्स कारोबार के शुरुआती दौर में 253.33 अंक यानी 0.65% बढ़कर 38,950.38 अंक और NSE का निफ्टी 93.45 अंक यानी 0.82% बढ़कर 11,510 अंक पर पहुंच गया। सेंसेक्स में शामिल शेयरों में इंडसइंड बैंक, TCS, टाटा स्टील, ICICI बैंक, इन्फोसिस और एक्सिस बैंक बढ़त वाले शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। वैश्विक बाजारों से संकेत पाकर एशियाई बाजारों में तेजी का रुख रहा। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।